Good afternoon, my dear friends. Welcome you all on your YouTube channel मार्कंडेज एकेडमी। तो आज की जो हमारी वीडियो है, जितने भी हमारे इसमें केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं और हमारी संवैधानिक संस्थाओं से, तो वो सब हम करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तभी आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अदरवाइज़ आप चैनल को वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहला प्रश्न हमारे पास है, केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्र अधिकार किस अनुच्छेद तक है। तो देखिए केंद्र शासित प्रदेश है जो हमारा, वो उसका अधिकार क्षेत्र किस अनुच्छेद तक दिया गया है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारी यूनियन टेरिटरी। क्या बोलते हैं हम उसको? यूनियन टेरिटरी हम इसको अपनी बोलते हैं। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज। और यूनियन टेरिटरीज टोटल इंडिया में अभी कितनी है? 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, जिनका आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास है चंडीगढ़, फिर दिल्ली है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अंडमान और निकोबार है, उसके बाद लक्षद्वीप है, उसके बाद पुदुचेरी है, उसके बाद दमन और दीव है, दादरा और नगर हवेली है, और 2 जो अभी हमारे पास नई बनी है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर है। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल 9 हमारी यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं। ठीक है, तो इनसे संबंधित जो अनुच्छेद हमारा होता है कि इनमें शासन किस तरीके से चलेगा, इनके क्षेत्र, इनके एरियाज़ में क्या क्या आता है, क्या क्या इनके राइट हैं। ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, इनमें कौन है जो शासन करेगा, ये सारी बातें जो है हमारी अनुच्छेद किस से किस तक आती हैं। तो ये आती है हमारे अनुच्छेद 239 से 242 तक हमारा जो है यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। केंद्र शासित प्रदेश किसे कहते हैं? देखिए केंद्र शासित प्रदेश कहते किसे हैं, अगर हम एग्जांपल लें हमारे चंडीगढ़ का। ठीक है, चंडीगढ़ हमने क्या बनाया, एक हमारी सिटी है जिसको कैपिटल बनाया पंजाब ने भी और हरियाणा ने भी। ठीक है, अब दोनों जो स्टेट हैं वो डिस्प्यूट हो गए दोनों के बीच में, क्योंकि पंजाब कहता है कि चंडीगढ़ मेरा है और हरियाणा कहता है कि चंडीगढ़ मेरा है। ठीक है, अब दोनों का डिस्प्यूट हो गया तो केंद्र सरकार ने इसमें क्या किया, इंटरफेयर किया, और केंद्र सरकार ने बोला कि आप दोनों के दोनों चुप हो जाइए, आप दोनों के दोनों बैठ जाइए, ना चंडीगढ़ आपका है हरियाणा का और ना ही चंडीगढ़ आपका है पंजाब का। ठीक है, चंडीगढ़ मेरा है। यानी एक ऐसी सिटी, एक ऐसा स्थान हम जिसको बोल सकते हैं, एक ऐसा स्टेट हमारा, ठीक है, जिस पर है हमारे डायरेक्ट किसका नियंत्रण होता है, केंद्र सरकार का सीधा नियंत्रण होता है। ठीक है, वो किसके रूल से चलती है, केंद्र सरकार के रूल से वो चलती है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। ठीक है, अगर किसी भी प्लेस को लेकर के, किसी भी सिटी को लेकर के कोई झगड़ा हो जाए दोनों के बीच में, तो उसको सुलझाने के लिए कई बार वो चीज़ें सुलझ जाती हैं, अगर ना सुलझे तो वो क्या बन जाती है, यूटी बन जाती है वो। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? देखिए संघ राज्य क्षेत्र जो है हमारे, उनका प्रशासन किन के अंतर्गत आता है? संघ राज्य क्षेत्र हमारे ये आते हैं अनुच्छेद 239 के अंतर्गत। ठीक है, क्योंकि संघ राज्य क्षेत्र हमारे ये क्या है कि 239 से 242 तक थे ना हमारे सारा सारा। ठीक है, तो है ये हमारे कितने हैं, और अभी हम बात करें तो वर्तमान में हमारे पास 28 है जो वो हमारे पास स्टेट्स हैं हमारी, और यूटीज़ की तो हम बात ही कर चुके हैं कि हमारे पास है 9 यूनियन टेरिटरीज है जिसको हम यूटीज़ बोल देते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में कब जाने लगा? तो देखिए दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में, ठीक है, यानी कि अब ये राष्ट्रीय राजधानी हमारी होगी, तो इसको इस तरीके से कब जाने लगा? ठीक है, तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में जाने लगा था हमारा कब? 1992 से। ठीक है, याद रखना आप लोगों को, हम पहले कर चुके हैं, हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में किया था कि जो हमारी जो कैपिटल है सबसे पहले वो कैलकाटा थी। ठीक है, कैलकाटा हमारी कैपिटल थी इंडिया की, और इसको है जो 1911 में जब जॉर्ज फिफ्थ हमारे यहाँ पर आए थे इंडिया में, वो देखने के लिए कि क्योंकि उस टाइम पर 1911 के आसपास तो हम गुलाम थे ना अंग्रेजों के। ठीक है, तो उस टाइम पर जॉर्ज फिफ्थ और क्वीन मैरी यहाँ पर आते हैं वो देखने के लिए कि जिस कंट्री को हमने कब्जा किया हुआ है वो एक्चुअल में है कैसी। ठीक है, तो कुछ एक प्रॉब्लम्स वगैरह भी यहाँ पर चली हुई थी। तो उस टाइम पर क्या हुआ कि जब वो यहाँ दिल्ली में आते हैं तो उनके लिए एक दिल्ली दरबार सजाया जाता है, उनके वेलकम के लिए, उनके स्वागत के लिए। दिल्ली बहुत ब्यूटीफुल सजी हुई होती है, बिल्कुल दुल्हन की तरह। ठीक है, तो उस टाइम पर जॉर्ज फिफ्थ और क्वीन मैरी बोलते हैं कि आपकी कैपिटल कौन सी है? तो उस टाइम पर जब वो कैपिटल को देखने जाते हैं कि ये कैलकाटा हमारी कैपिटल है, तब वो बोलते हैं कि कैलकाटा से सुंदर तो हमारी दिल्ली है, तो कैपिटल हमारी कैलकाटा क्यों बनाई है आपने? ठीक है, दिल्ली क्यों नहीं है? तो उस टाइम पर जॉर्ज फिफ्थ थे जिन्होंने सबसे पहले डिक्लेयर किया था या अनाउंस किया था जिन्होंने कि अब है जो कैलकाटा कैपिटल नहीं होगी, कैपिटल क्या होगी? दिल्ली होगी। ठीक है, और 1912 में हमारी जो कैपिटल है वो दिल्ली शिफ्ट कर दी गई थी। दूसरी बात आपने क्या रखनी है कि इन्हीं के टाइम पर यानी कि 1911 में ही सबसे पहली बार हमारा नेशनल एंथम, ये हम पहली वीडियो में कर चुके हैं, आपको लिंक मैं ऊपर आपको एक वीडियो सजेस्ट हो रही है, ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं कि उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें नेशनल एंथम जो सबसे पहले हमारा है 1911 में गाया गया था, जो किन्होंने गाया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था, जिसके लिए उनको 1913 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था गीतांजलि पुस्तक के लिए। ठीक है, और इसमें जो हमारे जो हेड थे कांग्रेस के वो थे
नारायण धर, ठीक है, वीरेंद्र नारायण धर हमारे जो है वो इसके हेड थे, ठीक है। तो ये याद रखना है कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी अक्षेत्र दिल्ली के रूप में कब जाना लगा था, 1992 में, और इसको अपनी कैपिटल है जो शिफ्ट कर दिया था, कब कर दिया था, 1912 में, किसके कहने पर, जॉर्ज फिफ्थ और क्वीन मैरी के कहने पर, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो देखिए हर एक जो केंद्र शासित प्रदेश होता है हमारा, तो उसका जो शासन है, ठीक है, वो उसका प्रशासन कौन चलाता है? तो उसका प्रशासन हमारा कौन चलाता है? सीधे हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति जी वहाँ आएंगे और राष्ट्रपति ही सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो राष्ट्रपति के आगे जैसे हमारे मेंबर होते हैं ना, जैसे हम अपने नीचे काम करने के लिए लगा लेते हैं, ठीक है। अब जो ऑफिस का बॉस होता है वही तो काम नहीं करता ना, उसके बहुत सारे जो एम्प्लॉय होते हैं वो काम करते हैं। तो सेम ऐसे हमारे राष्ट्रपति डिसीजन लेते हैं कि कौन यहाँ पे है जो यहाँ का जनरल होगा, कौन यहाँ का मुख्यमंत्री होगा, कौन यहाँ का राज्यपाल होगा, किसके अंडर में हमारी यूटी आएगी, ठीक है। तो ये सारे डिसीजन हमारा राष्ट्रपति लेगा और राष्ट्रपति के द्वारा हमारे उस केंद्र शासित प्रदेश को, यानी प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश को है राष्ट्रपति के द्वारा संचालित किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्यपाल अपनी मंत्री परिषद के बिना स्वतंत्र रूप से कार्य करने में कब सक्षम होता है? अब देखिए राज्यपाल जो होता है हमारा, अगर उसके पास उसकी मंत्री परिषद नहीं है, ठीक है, तो वो कब है जो वो इस कार्य को है जो करने में मंत्री परिषद के बिना भी वो इस कार्य को करने में स्वतंत्र कब होता है, ठीक है, ये पूछा गया है। तो वो कब होता है? तो इसमें देखिए क्या है, जब राष्ट्रपति राज्यपाल को उस राज्य से सटे केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासक नियुक्त करता है, ठीक है। तो बिल्कुल जो फर्स्ट वाला है हमारा वो सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका जो प्रशासक होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति का एजेंट होता है, ठीक है। राष्ट्रपति का कोई ना कोई एजेंट होता है या अभिकर्ता होता है, ठीक है। न कि कोई राज्यपाल की तरह राज्य का प्रमुख होता है, ठीक है। कोई राज्यपाल का प्रमुख नहीं होता है, लेकिन जब राष्ट्रपति होता है ना, वो राज्यपाल को उस राज्य से सटे हुए केंद्र शासित प्रदेश, जैसे हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा पड़ता है, अभी चंडीगढ़ हम लगा लेते हैं, ठीक है, तो चंडीगढ़ पड़ता है, ठीक है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो हमारे राज्यपाल को, ठीक है, जो हमारे राज्यपाल हैं उनको बोल सकता है, ठीक है, कि आप है जो इसके है जो इस केंद्र शासित प्रदेशों का है जो प्रशासक है जो आप इसको संभालो, आप इसको देखो, आपकी देखा देखी में ये काम चलेगा, ठीक है। और राष्ट्रपति के बहुत सारे प्रशासक हो सकते हैं, जैसे कि कौन हो सकता है? हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर हो सकता है, प्रशासक हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं हमारी, जो राज्यपाल है जो वो अपनी मंत्रिपरिषद के बिना भी स्वतंत्र रूप से यहाँ काम कर सकता है, क्योंकि उनको किसके द्वारा अपॉइंट किया गया है? राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया गया है। तो वहाँ पर उनको मंत्रिपरिषद की कोई ज़रूरत नहीं होती है। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी और दिल्ली में कब विधानसभा गठित की गई थी? तो देखिए पुडुचेरी और जो हमारी दिल्ली है यहाँ पर विधानसभा है, याद रखना है। विधानसभा हमारी किसके जैसी है? विधानसभा है हमारी लोकसभा के जैसी, ठीक है, लोकसभा के जैसी है हमारी यहाँ पर विधानसभा। तो विधानसभा को है जो कब गठित किया गया था इन दोनों जगह पर? तो आप लोगों को याद रखना है कि पुडुचेरी में सबसे पहले आई थी, यानी कि 1963 में, और उसके बाद आई थी 1992 में हमारे कहाँ पर? दिल्ली में आई थी, ठीक है। और यही टाइम है जब इसको है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में जाना जाने लगा था। तो आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। पुडुचेरी में 1963 में और दिल्ली में 1992 में हमारी क्या आई थी? विधानसभा, जो किसकी कॉपी है? बिल्कुल ही किसके जैसी है? बिल्कुल ही ये है हमारी लोकसभा के जैसी, बिल्कुल ही, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जिसका अपना स्वयं का हाई कोर्ट है, तो देखिए वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, कौन सी यूटी है जिसका है जो वो सबका है जो जिसका अपना स्वयं का हाई कोर्ट है? तो ये है हमारे पास दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली है हमारे पास, दिल्ली एकमात्र एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना स्वयं का हाई कोर्ट है, ठीक है। और जो कब से है? 1966 से है, ठीक है। 1966 से इसका अपना खुद का है जो हाई कोर्ट है, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे होते हैं ना, टोटल हाई कोर्ट अगर हम पूछे तो कितने हैं? बहुत बार कर चुके हैं हाई कोर्ट, और जो सुप्रीम कोर्ट वाली जो वीडियोस है हमारी, ठीक है, आप उसको देख लेना एक बार प्लेलिस्ट में जाकर के, उसमें बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है। तो 25 हमारे टोटल हाई कोर्ट है। जो 25वां है वो कहाँ बना था? अमरावती में बना था, ठीक है। अमरावती जो किसकी कैपिटल है? हमारी आंध्र प्रदेश की कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट है दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? तो देखिए दिल्ली के लिए एक विशेष प्रावधान किया गया है क्योंकि हमारी राष्ट्रीय राजधानी है वो, ठीक है। तो उसके लिए एक विशेष आर्टिकल बनाया गया है और उसमें है जो दिल्ली को कुछ एक विशेष प्रावधान दिए गए हैं। तो ये कौन सा है हमारे पास? तो ये हो जाएगा हमारे पास आर्टिकल 239 का। वो 239 से लेकर के 242 तक हमारे जितने भी हैं ना, 242 है यहाँ पर, सारे केंद्र शासित प्रदेशों की बात है। यहाँ पर दिल्ली को एक विशेष है जो आर्टिकल दिया गया है वो कौन सा है? 239 का, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने।
दिल्ली में मंत्रिमंडल की संख्या विधानसभा की कुल संख्या का कितने % रखा गया है? देखिए दिल्ली में जो हमारे मंत्रिमंडल है, ठीक है, उसकी जो संख्या है वो विधानसभा की कुल संख्या का, वहाँ पे विधानसभा भी है ना, ठीक है, तो विधानसभा की कुल संख्या का कितने % है? वहाँ पर 10% रखा गया है, ठीक है। जैसे कि यानी कि वहाँ पर है जो 70 टोटल मेंबर हैं, तो हम है जो उसके वो 10% रखेंगे यहाँ से, तो ये कट करके कितना आ जाएगा? 7। यानी कि क्या क्या होंगे इसमें? एक मुख्यमंत्री होगा और 6 अन्य सदस्य होंगे, ठीक है। एक हमारा मुख्यमंत्री, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या है? विधानसभा है ना, और 6 अन्य मंत्री, ठीक है। दूसरी बात क्या याद रखनी है कि है जो ये हमारे यहाँ पे है जो विशेष हैसियत कब मिली थी हमारे दिल्ली को, ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखनी है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, जो विशेष दर्जा हमारी दिल्ली को मिला है वो मिला है 69वें संशोधन, ठीक है। 69वें संशोधन कब हुआ था? ये 1991 में हमारे दिल्ली को है जो एक विशेष दर्जा मिला था, जो है 239 का अनुच्छेद में दिया गया है इसको, ठीक है। तो ये बात रखनी है। 69वां संवैधानिक संशोधन था 1991 में हुआ था, जिसमें दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया था। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। दिल्ली के मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? अब देखिए दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है उसको कौन नियुक्त करता है, कौन अपॉइंट करता है उसको? तो उसको कोई उपराज्यपाल नियुक्त नहीं करता है, उसको कौन नियुक्त करते हैं? उसको हमारे है जो वो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति जो है हमारे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल जी है ना, तो उनको नियुक्त किसने किया था? तो उनको हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं, कौन है राष्ट्रपति? हमारे रामनाथ कोविंद, इन्होंने उनको नियुक्त किया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। विधानसभा के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसको प्राप्त है? अब देखिए अगर विधानसभा का अवकाश चल रहा है, ठीक है, विधानसभा का अवकाश चल रहा है, किसी तरीके की कोई बैठक नहीं हो रही है, तो विधानसभा का अवकाश के दौरान है जो अध्यादेश अगर जरूरी हो जाए कि अध्यादेश जारी करना ही करना है, ठीक है, तो अध्यादेश है वो जारी करने का अधिकार हमारे पास किसको दिया गया है? ठीक है, तो ये दिया गया है हमारे उपराज्यपाल को। उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को हमारा है जो अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है। क्लियर है आपको? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। अखिल भारतीय सेवा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो देखिए अखिल भारतीय सेवाएं जो हमारी होती हैं, ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं हमारी जितनी भी होती हैं, इसमें जो बहुत सारे हमारे अनुच्छेद होते हैं अखिल भारतीय सेवाएं। जैसे कि हमारी क्या हो गई? ये IAS हो गई, ठीक है, IAS हो गई, ठीक है, IPS हो गई, ठीक है, ये सारी क्या है? हमारी अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ठीक है। तो इससे संबंधित जो अनुच्छेद है हमारा वो कौन सा है? तो अनुच्छेद 312 जो है हमारा अखिल भारतीय सेवा से संबंधित अनुच्छेद है हमारा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए अखिल भारतीय जो सेवा के सदस्य होते हैं हमारे, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो सिंपल सी बात है, हमारे कौन करेंगे? ये सारा कार्यभार हमारे राष्ट्रपति का होता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति जो है अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की नियुक्ति करने के लिए जिम्मेवार होते हैं। क्लियर है? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? तो वर्तमान में हमारे पास कितनी अखिल भारतीय सेवाएं काम कर रही हैं? तो वर्तमान में हमारे पास है 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ठीक है, 3 अखिल भारतीय सेवाएं काम कर रही हैं, जिसको हम बोलते हैं 2 प्रशासनिक सेवा है जिनमें से, ठीक है, IAS और भारतीय पुलिस सेवा, और एक है भारतीय वन सेवा हमारे पास, ठीक है, ठीक है, और एक है भारतीय वन सेवा हमारे पास, ठीक है। तो ये सारे है जो वो हमारे लिए काम कर रही हैं, और इनको कब शामिल किया गया था? ठीक है, भारतीय वन सेवा इनको जो है हमारे 1966 में इनको है जो शामिल किया गया था, और यह राज्यसभा द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा? राज्यसभा के द्वारा इसको है जो नियुक्त किया जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। केंद्रीय संघ की सेवा में जो भारत संघ के लिए है, उनकी नियुक्ति तथा सेवा की शर्तों के संबंध में कानून कौन बनाता है? अब देखिए केंद्रीय संघ हमारा किसके लिए होता है? संघ के लिए होता है, भारत संघ के लिए होता है। केंद्रीय संघ यानी केंद्र के संघ के लिए है हमारे पास, ठीक है। केंद्रीय संघ यानी कि केंद्र के लिए है हमारे पास, और इसमें जो है हमारा भारत संघ के लिए है ये, ठीक है। इसमें जो है हमारा उनकी नियुक्ति, ठीक है, इनके जो सदस्य होते हैं, केंद्रीय संघ के जो सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति और उनकी जो है सेवा की जो शर्तें हैं, ठीक है, उसके संबंध में कि इनकी नियुक्ति कैसे की जाएगी, और जो है इनकी सेवा की शर्तें क्या क्या होंगी, ये किस तरीके से अपने पद पर रह सकते हैं, किस तरीके से नहीं रह सकते हैं। तो इन चीज़ों के जो संबंध में है जो कानून बनाने का अधिकार हमारे किसको है? संसद को दिया गया है, ठीक है। तो केंद्र से रिलेटेड जो भी है हमारा कानून वगैरह बनाएगा वो कौन बनाएगा? हमारा संसद बनाएगा, ठीक है। याद रखनी है ये बात आप सबने, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? अब देखिए जो राज्य सेवा आयोग है उसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? जैसे हमारे पास केंद्र सेवा आयोग था, ठीक है, उसी तरीके से हमारे पास क्या है? राज्य सेवा आयोग है। तो राज्य सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति जो है वो कौन करते हैं? तो जैसे केंद्र में हमारे राष्ट्रपति हैं, वैसे ही राज्य में हमारे कौन है? राज्यपाल हैं। तो राज्यपाल के द्वारा इनकी जो है नियुक्ति की जाती है, और ये जो सदस्य हैं, ठीक है, अपने सेवा है जो वो भी राज्यपाल के है जो प्रसाद पर्यंत ही बने रहते हैं, यानी जब राज्यपाल चाहता है इनको तो हटा भी सकता है इनके पद से, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग, संघ के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ के लिए, संघ यानी भारत के लिए, पूरे के पूरे इंडिया के लिए, जिसमें 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं हमारे, ठीक है, उन सब के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग। और राज्यों के लिए, राज्य कितने सारे हैं, 28 है, उन सब के लिए अलग अलग राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। तो वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें ये सारे प्रावधान किए गए हैं, तो याद रखना है ये हमारे पास हैं अनुच्छेद 315, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी हम जिसको बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या है हमारे पास कि संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग, राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति की गई है इसमें, ठीक है, यह बात की गई है, इसमें प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट देखिए क्या है, संघ लोक सेवा आयोग में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है, तो संघ लोक सेवा आयोग में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होगी, या तो होगी अध्यक्ष सहित 9 या फिर होगी अध्यक्ष सहित 11, ठीक है, याद रखनी है, या तो होगी अध्यक्ष सहित 9 या फिर होगी अध्यक्ष सहित है जो वो 11, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होगी, इससे कम नहीं होगी, ठीक है। तो संघ लोक सेवा आयोग में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है, याद रखनी है ये बात आप लोगों ने कि कितनी होती है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो देखिए संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं हमारे, उनका जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, तो ये बने रह सकते हैं या तो 6 वर्ष तक या फिर 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक, ठीक है, दोनों में से जो भी एक चीज़ पूरी हो जाए इनकी, तो उस टाइम तक अपने पद पर ये बने रह सकते हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति द्वारा ही इनका जो सौंपे गए इनके दायित्व हैं वो सारे पूरे किए जाते हैं, ठीक है, इनका स्थानांतरण हो गया, इनकी पदोन्नति होगी, इन सब के संदर्भ में जो भी हैं ये सारी बातें हमारी आर्टिकल 232 से हमने अभी कितना तक पढ़ा था, ठीक है, ये सारा 315 वगैरह जो है हमारा सारे आर्टिकल दिए गए हैं, तो इन्हीं में इनकी बात की गई है। होप सो कि आप लोगों को यहाँ तक ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। और ये 6 वर्ष और 65 वर्ष तक ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये संघ लोक सेवा आयोग के यानी कि यूपीएससी के मेंबर के लिए, यूपीएससी के सदस्यों के लिए बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी वीडियो थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, ना अच्छी लगी हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।